रात फरहत बेगम की एकदम से आंख खुली तो बेड की दूसरी साइड खाली देखकर वो ठिठकी थी। ये इस टाइम कहाँ चले गए, सोचते हुए वो उठ खड़ी हुई। फौरन दुपट्टा ठीक करती बाहर की तरफ आई। टीवी लाउंज में भी जहांगीर साहब को ना पाकर अब उनको फिक्र लाहक हुई। बड़े बड़े डग भरती वो लॉन में आई, जहां सामने जहांगीर साहब सर झुकाए बैठे थे। उनको देखकर फरहत बेगम ने सुकून का सांस लिया। क्या हुआ, आप यहाँ इस वक्त क्यों बैठे हैं अकेले? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उनके करीब बैठते उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। बस नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने बिना देखे जवाब दिया। आपको मनाहिल याद आ रही है? बेसाख्ता उनके मुंह से निकला। फरहत बेगम के सवाल पर वो चौंके। हाँ, आज बहुत याद आ रही है उसकी, अजीब सी बेचैनी हो रही है। उनकी आंखों के गोशे भीगे थे। तो हम सुबह चलते हैं ना उससे मिलने, मुझे तो खुद बहुत याद आ रही है उसकी। पता नहीं अरहम उसके साथ ठीक भी रहता होगा या नहीं। वो दुख से बोली। नहीं फरहत, हम उससे मिलने नहीं जाएंगे। मुझे वो याद ज़रूर आ रही है, पर मैंने उसको माफ़ नहीं किया और ना मैं कर सकता हूँ। उसने जो कदम उठाया था ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब की बार उनकी आवाज़ में सख्ती थी। औलाद है वो हमारी, और वो भी इकलौती। कब तक उससे ऐसे नाराज़ रहेंगे? बच्ची थी, आ गई किसी की बातों में। आप जानते हैं हमारी मनाहिल लोगों की बातों में कितनी जल्दी आ जाती है। वो जैसा कहता था फ़ौरन उसकी बात पर यकीन कर लेती थी, ये जाने बगैर कि हर इंसान सच नहीं बोलता। आप एक बार उससे मिलें तो सही। अपनी बात पर जोर देते हुए वो बोली। रात काफ़ी हो गई है, चलो चलकर सोते हैं। वो कहते हुए उठ खड़े हुए। पर मेरी बात। बस फरहत, अब मनाहिल के बारे में और कोई बात नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ और तुम भी आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करते वो अंदर की तरफ बढ़ गए और फरहत बेगम उन्हें बेबसी से जाता देखती रही। अस्सलामुअलैकुम सर। अरहम के रूम में दाखिल होते ही एक सिपाही ने अदब से सल्यूट किया था। अरहम जो फाइल देखने में मसरूफ़ था उसकी आवाज़ पर चौंका। जी राहिल, बोलो क्या खबर है? सर, हमने आपके बताए गए होटल पर कुछ देर पहले रेड डाली है। तो बताओ, जो इत्तला हम तक पहुंची थी, क्या वो दुरुस्त थी? फ़ायदा भी हुआ या नहीं? अरहम ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जी सर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो लोग गंदगी का ढेर बना कर रखे हुए हैं होटल को। वहाँ से हमें बड़ी मिकदार में शराब, कोकेन और बहुत सी नशावर अद्वियात मिली हैं। और उसके अलावा, बोलते बोलते वो एक पल को रुका। तुम रुक क्यों गए राहील? इसके अलावा तुम्हें क्या मिला वहाँ से? सर, वहाँ पर 10-12 लड़के लड़कियाँ भी मिले, और जिस हालत में हमने उनको पकड़ा, वो इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अरहम फौरन बोला। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्या उनमें से कोई शादीशुदा भी हैं? नहीं सर, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी सर, कहते हुए वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अरहम अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो पहुंचा तो सामने उन लड़के लड़कियों को देखकर उसका खून खोलने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उन सबको एक एक करके वो सजा दे कि वो उम्र भर याद रखें। उसे देखकर सबने अपनी नजरें झुका ली। लड़कियां अपनी चादरें ठीक करने लगी। अब क्या फायदा अपनी चादरें ठीक करने का? इस चादर की भी कोई इज्जत है जो तुम जैसी लड़कियां नहीं जानती। अरहम सुलगते हुए लहजे में बोलता उनके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सर, हम इससे पहले कि वो कुछ बोलते, अरहम ने उनकी बात काटी। तुम लोगों की भी सुन लेता हूँ, कहते हुए राहील की तरफ वो मुतवज्जो हुआ। तुम अभी और इसी वक्त मौलवी साहब बुलवाओ। इन लोगों ने जब ये हरकत करनी ही है तो एक दूसरे के लिए हलाल तो हों। और अरहम की बात सुनकर वो जैसे सब सकते में आ गए। जी सर, और हाँ, इनके वालिदैन को भी बुलवाओ। मैं चाहता हूँ कि उनके सामने उनकी औलाद का निकाह करवाया जाए। यस सर, वो कहते हुए चला गया। प्लीज़ सर, हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सब अरहम के कदमों में बैठते हुए बोले। मैं तो तुम लोगों को सज़ा दे ही नहीं रहा, तो फिर माफ़ी किस बात की? सर, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उनमें से एक बोला, जिस पर उस लड़की ने चौंक कर उसे देखा जो उसके साथ एक कमरे में पकड़ी गई थी। उसकी बात पर अरहम ने जोर से उस लड़के का मुंह दबोचा। बेगैरत इंसान, रात के इस पहर तुम इस लड़की के साथ एक कमरे में इस हालत में मिले हो और अब कह रहे हो कि ये तुम्हारी दोस्त है? फिर उस लड़की को घूरते हुए बोला, देखो इसे, जिस पर तुम अपना घर छोड़कर इसे खुश करने आई हो ना। सर, इसने मुझसे जबरदस्ती की है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, वो रोते हुए बोली। जिस पर अरहम ने जोरदार कह कहा लगाया। मैडम, जबरदस्ती कमरे में की जा सकती है, घर से तो तुम अपनी मर्जी से ही आई हो ना। उसके सवाल पर लड़की ने सर झुका लिया। सिर्फ लड़के का कसूर नहीं होता, तुम लोग भी उतने ही कसूरवार हो जो अपने माँ बाप की इज्जत लुटाकर इन जैसों के साथ
रातें गुजारने आ जाती हो, जो तुम्हारा अच्छे से इस्तेमाल करके शादी के लिए पाक साफ लड़की ढूंढ रहे होते हैं। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम लोगों का निकाह करवाऊंगा। इन्हें तो वैसी ही लड़की मिलनी चाहिए जैसे तुम खुद हो, और वो भी तुम्हारे माँ बाप के सामने। तुम जैसी लड़कियों की वजह से बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूलों कॉलेजों में नहीं भेजते, वक्त से पहले उनकी शादियां कर देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनकी बेटियां भी कोई गलत कदम ना उठा लें। वैसे तुम में और उस तवाइफ में क्या फ़र्क है? वो तो फिर मजबूरी में अपना जिस्म बेचती है, और तुम लोग झूठी मोहब्बत में। सर, एक मौका दे दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनमें से एक हाथ जोड़कर बोला। मौका ही तो दे रहा हूँ, तो ही तो तुम्हारा इससे निकाह कर रहा हूँ जिसके साथ तुम पकड़े गए हो। कल को जब तुम्हारी औलाद होगी तो बताना तुम दोनों की शादी कैसे हुई थी, किस हालत में पकड़े गए थे तुम लोग। एक दूसरे के साथ बगैर निकाह के रातें गुजार सकते हो, लेकिन निकाह करके एक साथ नहीं रह सकते। तोहफा तुम लोगों पर। चलता हूँ अब, तुम लोगों की तो शक्ल भी देखने को दिल नहीं कर रहा। शहबाज, अरहम ने दूसरे सिपाही को आवाज़ दी, जो उसकी आवाज़ पर भागता हुआ आया। जी सर। जब मौलवी साहब और इनके वालिदैन आ जाए ना तो इत्तला कर देना मुझे। और हाँ, लेडी कांस्टेबल से कहो इन लड़कियों की अच्छे से खिदमत करें, और तुम इन लड़कों की, जब तक इनके माँ बाप नहीं आ जाते। बिना उसका जवाब सुने अरहम वहां से फौरन निकल गया था बाहर। अगले दिन अरहम घर वापस आया तो टीवी लाउंज में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने खड़ी मनाहिल पर पड़ी, जो रिसीवर कान से लगाए तेजी से नंबर डायल कर रही थी। उसे ऐसे देखकर तो अरहम के आसाब तन गए। बड़े बड़े डग भरता उसके करीब आया, जो उसकी मौजूदगी से बेखबर फ़ोन पर नंबर डायल करने में मसरूफ़ थी। अरहम ने उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़ा। उसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मनाहिल के हाथ से रिसीवर गिरकर नीचे झूलने लगा। किसको फ़ोन मिला रही थी? अरहम ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। खौफ के मारे मनाहिल के ऊपर लर्जा तारी हो गया। मामा को। मनाहिल की आवाज़ पर मुश्किल ही निकली थी। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। सच बताओ, अपने उसी आशिक को फ़ोन मिला रही थी ना तुम? उसी से बात करने का दिल कर रहा था ना तुम्हारा? अरहम उसकी आंखों में देखता हुआ सख्ती से बोला, जहाँ खौफ के सिवा कुछ नहीं था। मैं सच कह रही हूँ। मैं मामा को फ़ोन। तुम ऐसे नहीं मानोगी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, अरहम ने उसका मुंह सख्ती से दबोचा था। अभी बताता हूँ तुम्हें, कहते हुए अरहम उसे खींचकर किचन की तरफ ले जाने लगा। अरहम, दानियाल साहब ने अपने कमरे से निकलते हुए गरजदार आवाज़ में अरहम का नाम पुकारा, जो मनाहिल को बालों से घसीटते हुए ले जा रहा था। उनकी आवाज़ पर वो रुका और मुड़कर उनकी जानिब देखा। छोड़ो इसे। दानियाल साहब मनाहिल को उसे छोड़ने का बोलते हुए रुके थे। अब वो आप नहीं जानते ये किसी को फ़ोन मिला रही थी, और मुझे यकीन है कि ये उसी को फ़ोन कर रही होगी जिसके साथ उस रात भागी थी। बहुत हो गया अरहम, जाओ मनाहिल अरहम के कमरे में। मनाहिल, जो खौफ से कांप रही थी, उनकी बात पर हैरानगी से उन्हें देखने लगी। मैंने कहा ना, जाओ अरहम के कमरे में, की बार उन्होंने सख्ती से कहा था, जिस पर मनाहिल फौरन अरहम के कमरे की तरफ भागी। उसके जाते ही दानियाल अरहम की तरफ मुतवज्जो हुए। ये क्या हरकत थी अरहम? दानियाल साहब ने सख्ती से पूछा। अब वो आप नहीं जानते। वो मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही थी। मुझे यकीन है ये उसी लड़के को फ़ोन कर रही थी। अरहम, तुम तो ऐसे नहीं थे। क्या हो गया है तुम्हें? उसे मैंने ही कहा था कि अपने घर फ़ोन करे जाकर। अब की बार उनका लहजा नरम था। उनकी बात पर अरहम ने सर झुका लिया। चलो आओ बेटा, बैठकर बात करते हैं। वो कहते हुए सोफे पर बैठ गए, और अरहम छोटे छोटे कदम उठाता उनके करीब आकर बैठ गया। देखो अरहम, अब वो तुम्हारी बीवी है, और तुम्हें उस पर यकीन करना होगा। वो संजीदगी से बोल रहे थे। अब्बू, मैं तो मर कर भी उस पर यकीन नहीं करूँगा। जो अपने माँ बाप की नहीं, वो मेरी क्या बनेगी? अरहम, बच्चों जैसी बातें मत करो। जो हो गया उसे भूल जाओ, और अब आगे की सोचो बेटा। मैं जानता हूँ तुम्हें एक अनचाही लड़की मिली है बेटा, पर तुम भी तो उसे मिले हो। उसकी और तुम्हारी उम्र में फ़र्क भी कितना है। अब्बू, अगर मैं उसको मिला हूँ ना, तो उसकी अपनी वजह से मिला हूँ, और जो भी हो, मैं उसे अपने कमरे में नहीं रख सकता। अरहम अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोला। तो कहाँ रहेगी वो? नूर आ चुकी है, और उसे हकीकत का नहीं पता, और ना ही मैं चाहता हूँ कि उसे कभी पता चले। इसलिए जब तक नूर की शादी नहीं हो जाती, तुम्हें उसे अपने कमरे में ही रखना होगा। लेकिन अब वो, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, दानियाल साहब ने उसकी बात काटी। लेकिन कुछ नहीं। जो कहा है उस पर अमल करो, और जो हरकत तुमने आज की है ना, आइंदा ना हो। ये मेरा घर है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं कि तुम जब चाहे जैसे चाहो मनाहिल के साथ सलूक करो।
उन्होंने सर्द लहजे में कहा, जिस पर अरहम खामोश हो गया। लेकिन अब्बू, नूर की शादी होते ही मैं रिजा से शादी कर लूँगा और मनाहिल को तलाक दे दूँगा। वो जैसे अपना फैसला सुना रहा था। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए उसके साथ नहीं करवाई थी कि तुम उसे तलाक दे दो। बेटी बनाकर लाया हूँ उसे मैं। उसे तलाक तुम मेरे मरने के बाद ही दे सकते हो, उससे पहले नहीं। समझे तुम? ये कहते हुए वो नाराज़गी से उठ खड़े हुए थे। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी लड़की के साथ हरगिज़ नहीं रह सकता जिसका किरदार ही ठीक ना हो। बस कर दो अरहम, उस बेचारी को उसकी एक गलती की सज़ा कब तक देते रहोगे? पता नहीं, पर मेरी नज़र में वो बेचारी नहीं है, अरहम तल्खी से बोला और बड़े बड़े डग उठाता अपने कमरे में चला गया और दानियाल साहब बस बेबसी से उसे जाता देख रहे थे। अरहम कमरे में आया तो सामने सोफे पर बैठी मनाहिल को देखकर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, जो घुटनों में मुंह दिए हिचकियों से रो रही थी। अरहम उसे नज़रअंदाज करता हुआ वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद अरहम फ्रेश होकर निकला। टॉवल से सर रगड़ता शीशे में खुद को देखने लगा, जो पहले की निस्बत काफ़ी हद तक अब फ्रेश लग रहा था। लेकिन मनाहिल अभी भी वैसी ही पोजीशन में वहीं बैठी थी जैसे वो छोड़ कर गया था। बस कर दो ये रोना धोना, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा जिस पर तुम ऐसे रो रही हो, अरहम चिढ़कर बोला था। उसकी आवाज़ पर वो फौरन से पहले उठ खड़ी हुई थी और अपना मुंह रगड़ते हुए साफ करने लगी। कहाँ जा रही हो? अरहम ने उसे बाहर की तरफ जाते देख कर पूछा। आपने कहा था कि मेरे कमरे में मत आना, लेकिन मैं अब्बू के कहने पर आई थी। अब मैं जा रही हूँ। मनाहिल झिझकते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे कमरे से जाने की। अब जब तक मैं चाहूँगा तुम यहीं रहोगी, अरहम ने सख्ती से कहा। उसकी बात पर मनाहिल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसने उसे हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया था, आज वही कह रहा है कि कमरे से बाहर मत जाओ। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरहम ने उसे ऐसे देखने पर उकताहट भरे लहजे में कहा। उसकी बात पर मनाहिल होश की दुनिया में जैसे वापस आई थी और नजरें चुराकर वहीं सोफे पर बैठ गई। इधर आओ, अरहम ने बेड पर लेटते हुए उसे आवाज़ दी। उसकी आवाज़ पर मनाहिल डरते डरते अपनी जगह से उठकर बेड के करीब आई थी। जी, मनाहिल को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। पाँव दबाओ मेरे, अरहम ने आंखें बंद करते हुए हुक्म सादिर किया। जिस पर मनाहिल ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या हुआ? बुत बनकर क्यों खड़ी हो? मेरी बात समझ नहीं आई? अरहम ने उसे घूरते हुए पूछा। मनाहिल फौरन उसके पैरों के नज़दीक बैठ गई। बेड पर नहीं, नीचे बैठकर दबाओ। मनाहिल बिना कुछ कहे नीचे बैठ गई। मनाहिल ने अपने कांपते हाथ उसके पाँव पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। उस वक्त मनाहिल उसकी जर खरीद गुलाम लग रही थी और वो उसका जालिम मालिक। हाथों में जान नहीं है क्या? जोर से दबाओ, अरहम धाड़ा था। जी, अपनी तरफ से वो पूरी कुव्वत के साथ दबा रही थी। कुछ देर दबाने के बाद मनाहिल ने महसूस किया कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा। अब तो वो हल्के हाथों से दबा रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। मनाहिल ने नज़र उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जिसे लग रहा था कि वो सो चुका है। शायद वो 2 दिन घर ना आने की वजह से ठीक से नहीं सोया था, तभी कुछ ही पल में सो गया। मनाहिल को समझ नहीं आ रही थी कि वो उठकर चली जाए या फिर वैसे ही बैठी रहे। अगर वो उठकर चली गई तो कहीं अरहम उसे इस वजह से मारना ना शुरू कर दे। सोचते सोचते मनाहिल कब अरहम के पैरों में बैठे नींद की वादियों में खो गई, पता ही नहीं चला। मनाहिल की आंख खुली तो खुद को इस तरह सोते देखकर हैरानगी हुई। कुछ पल के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों इस तरह ज़मीन पर सो रही है। फिर उसे ख़याल आया कि वो यहाँ बैठी अरहम के पाँव दबा रही थी और उसी दौरान उसकी आंख लग गई। उसने फ़ौरन नज़र उठाकर बेड पर देखा, जहाँ अब अरहम नहीं था। मनाहिल ने उठकर वॉशरूम का दरवाज़ा देखा जो खुला था। इसका मतलब अरहम वहाँ पर भी नहीं था। घड़ी पर टाइम देखा जो रात के 8 बजा रहे थे। तो क्या वो इतनी देर तक सोती रही? वो बुड़बुड़ाते हुए अपना दुपट्टा ठीक करती रूम से बाहर आई। अच्छा हुआ आप जाग गई, मैं आप ही को लेने के लिए आ रही थी, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर बीबी ने कहा था कि सब खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाएं। जी कहते हुए मनाहिल छोटे छोटे कदम उठाती उसके साथ होली। डाइनिंग टेबल पर अरहम, दानियाल साहब और नूर एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। नूर की नज़र मनाहिल पर गई तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। शुक्र है भाभी साहिबा आप उठ गईं, वरना मुझे तो लगा था अब आपसे सुबह मुलाकात होगी, नूर शरारत से बोली। नूर की बात पर अरहम दांत पीस कर रह गया। उसे नूर का यूं मनाहिल को भाभी कहना सख्त नागवार गुजरा था।
आ जाओ बैठो, खाना खाते हैं। मनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और कुछ कदम चलकर उसके पास आकर बैठ गई। आज तो तुम मेरे साथ बैठ गई हो, पर सुबह से तुम भाई के बराबर वाली कुर्सी पर बैठोगी, क्योंकि खाला कहती हैं कि बीवी अपने शोहर के साथ बैठती हुई अच्छी लगती है। नूर बज़ाहिर आहिस्ता बोल रही थी, लेकिन उसकी बात अरहम के कानों से टकरा गई, जो हनूज नजरें अपनी प्लेट पर जमाए बैठा था। भाई आप मुझे ट्रीट कब दे रहे हैं? नूर ने अबरू उचकाकर पूछा। ट्रीट? किस बात की? अरहम मनाहिल को मुकम्मल इग्नोर करते हुए नूर से पूछने लगा। अरे ये तो गलत बात है भाई, एक तो बिना बताए मेरी इतनी अच्छी दोस्त से शादी कर ली, ऊपर से अब ऐसे अनजान बन रहे हैं। मुझे आपसे आपकी शादी की ट्रीट चाहिए, नूर मुंह बनाकर बोली। नूर की बात पर मनाहिल का चलता चमच वहीं रुक गया। अब तो जैसे उसकी भूख ही मर गई हो। अरहम का बस नहीं चल रहा था कि वहां से उठकर चला जाए फौरन, पर जानता था कि दानियाल साहब को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए खामोशी से बैठा रहा। क्या हुआ भाई, जवाब तो दें। अरहम के जवाब ना देने पर नूर ने दोबारा उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, दानियाल साहब फौरन बोले। अरहम बेटा, कल नूर के ससुराल वाले आ रहे हैं। दानियाल साहब ने सफाई से बात बदल दी थी, जिस पर नूर ने शर्म से सर झुका लिया। सब खैरियत? अरहम ने हैरानगी से पूछा। हाँ, शादी की तारीख तय करने। वो कह रहे हैं कि अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते, और मैं भी यही चाहता हूँ कि अब नूर की शादी कर दी जाए। वो संजीदगी से बोल रहे थे। ठीक है अब्बू, जैसे आपको बेहतर लगे। अरहम कुर्सी से उठते हुए बोला। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? नूर ने उसे खड़े होते देखकर पूछा। पुलिस स्टेशन। लेकिन भाई, आप 36 घंटे वहाँ गुजार कर आए हैं और सिर्फ कुछ घंटे के लिए घर आए हैं, अब फिर जा रहे हैं? नूर नागवारी से बोली। मेरी जान क्या करूं, जॉब ही ऐसी है, कभी भी जाना पड़ सकता है। फिक्र मत करो, कल तुम्हारे ससुराल वालों से ज़रूर मिलूंगा। अरहम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मोहब्बत से बोल रहा था। मनाहिल की नज़र उसके चेहरे पर गई। वो जब से उस घर में आई थी, दूसरी बार उसके चेहरे पर उसने सच्ची मुस्कुराहट देखी थी। एक बार जब वो रिजा से बातें कर रहा था, और दूसरा आज। फिर सर झटक कर वो दोनों को देखने लगी, एक दूसरे से कितना खुश होकर बात कर रहे थे। चलो खैर से जाओ, दानियाल साहब बोले। जी अब्बू, वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वहाँ कहाँ जा रहे हो? दानियाल साहब ने हैरानगी से पूछा। अब्बू, मेरा वॉलेट और फ़ोन रूम में रह गया है, वही लेने जा रहा हूँ। तो आप क्यों जा रहे हैं? ये काम तो बीवियों का होता है। चलो मनाहिल, जाओ और भाई की चीज़ें लेकर आओ। नूर आंखों में शरारत लिए बोली, जिस पर मनाहिल पहले तो चौंकी, फिर इस बात में सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं खुद ले लूँगा जाकर। अरहम ने मनाहिल को देखे बिना ही कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब मनाहिल चली गई है, वो ले आएगी। अभी वो बोल ही रही थी कि मनाहिल रूम से वॉलेट और फ़ोन लाती दिखी। ले आई, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। मनाहिल ने झिझकते हुए वो चीज़ें उसकी तरफ दी, तो उसने अपनी तरफ हाथ बढ़ाकर ले लिया। अरहम ने फ़ौरन उसके हाथ से अपनी चीज़ें पकड़ी और बड़े बड़े डग उठाता वहाँ से बाहर निकल गया। मनाहिल के लिए ये खुशी काफ़ी थी कि उसने बिना कुछ कहे उसके हाथ से चीज़ें ले ली। अगले दिन नूर के ससुराल वाले आ चुके थे। मुलाजिम सब उनकी खिदमत में मसरूफ़ थे। अरहम और दानियाल साहब भी उनके साथ ही मौजूद थे। मनाहिल नूर के साथ उस कमरे में उसकी तैयारी कर रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? नूर ने मनाहिल से पूछा। बहुत प्यारी लग रही हो, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मनाहिल ने दिल से उसकी तारीफ की। थैंक्स। चलें, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, मनाहिल ने पूछा। अरे तुम तो तैयार हुई नहीं तो ऐसे कैसे चलें? एक ही तो तुम मेरी भाभी हो, और वैसे भी वो तुम्हें पहली बार देखेंगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम उन सब के सामने बहुत अच्छी सी बनकर जाओ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मनाहिल तो उनके सामने जाना ही नहीं चाहती थी। उसे तो यही फिक्र लाहक थी कि वो उनके सवालों के क्या जवाब देगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठहरो एक मिनट। कहते हुए वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी। वाइट कलर का एक फ़्रॉक लाकर उसके हाथ में थमाया। ये लो और जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन मैं ये इससे पहले कि मनाहिल कुछ कहती, नूर फ़ौरन बोली। खाला ने मुझे लेकर दी थी, और कसम से मैंने एक बार भी नहीं पहनी। नूर ने यकीन दहानी कराई। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो बस फिर पहनो इसे और जल्दी से तैयार हो। नूर चहक कर बोली। मनाहिल जानती थी कि अगर वो दोबारा इनकार करेगी तो नूर उससे नाराज़ हो जाएगी। ओके कहते हुए वो रूम से चली गई। मनाहिल चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो अरहम सामने खड़ा शायद उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर मनाहिल गड़बड़ा गई। उसका दुपट्टा बेड पर पड़ा था। उससे नज़रें चुराकर मनाहिल ने फ़ौरन अपना दुपट्टा उठाकर सर पर किया। ना चाहते हुए भी अरहम ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, जो अब अपना दुपट्टा सर पर ले चुकी थी। वो 2 कदम चलकर उसके करीब आया।
मेरे कमरे में आइंदा बगैर दुपट्टे के नजर ना आओ तुम मुझे। जी, मनाहिल सहमे हुए अंदाज में बोली। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम नूर के ससुराल वालों के सामने जाओ, लेकिन अब्बू की वजह से मैं खामोश हूँ। पता नहीं तुमने क्या घोल कर पिलाया है उन्हें, हर वक्त तुम्हारी हिमायत में लगे रहते हैं। अरहम दांत पीस कर बोला। उसकी बात पर मनाहिल ने सर झुका लिया। जल्दी से नूर को लेकर बाहर आओ, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। और हाँ, वो उस निकाह के बारे में भी पूछेंगे, कोई जवाब नहीं दोगी तुम। जो भी कहना होगा वो खुद कह लेंगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मनाहिल ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया। अरहम मजीद कुछ कहे बिना जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे मनाहिल की दबी दबी चीख सुनाई दी। अरहम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अरहम के लहजे में सख्ती थी। वो इससे पहले कि कुछ बोलती, अरहम ने फौरन उसके पाँव पर से गुलदान उठाया और वापस उसकी जगह पर रखा। ध्यान कहाँ था तुम्हारा, नजर नहीं आता? अरहम गुस्से में बोला, और मनाहिल बस फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आई कि उसे इस बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है। उसे तो खुश होना चाहिए। अब ऐसे क्या देख रही हो? बाहर सारे मेहमान बैठे हैं और तुम यहाँ अपने पाँव पर चोट लगवा कर बैठ गई हो। अरहम चिढ़कर बोला। मैं ठीक हूँ, मनाहिल उसे देख कर बोली। उसके बोलने पर वो जैसे होश में आया था। उसे खुद समझ नहीं आई थी कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है। वो मनाहिल की चोट की परवाह क्यों कर रहा है। फिर खुद को कंपोज करता हुआ बोला, हाँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम ठीक हो या नहीं हो। मैं बस इसलिए कह रहा था कि बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं और तुम फजूल में देर कर रही हो। सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से नूर को लेकर टीवी लाउंज में आ जाओ। अपनी बात मुकम्मल करते ही अरहम कमरे से चला गया और मनाहिल उसके इस तरह गुस्सा करने पर उलझ कर रह गई। फिर अरहम का ख्याल आने पर सर झटक कर दोबारा बाहर की तरफ बढ़ गई।